कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड। इस चैप्टर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में जो गांव हैं, गांव में रहने वाले लोगों के लिए कॉलोनियल रूल, इम्पेरियल रूल का मतलब क्या था। ब्रिटिश राज इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ। हम इस चैप्टर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि बंगाल के ज़मींदार का क्या हाल था। फिर हम राजमहल हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे पहाड़ियाँ और सांथाल्स रहा करते थे। फिर हम अपना सफ़र वेस्ट इंडिया की तरफ मोड़ेंगे और दक्कन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के गांव में, कंट्री साइड में अपने राज को, अपने रूल को इस्टेब्लिश किया, कैसे रेवेन्यू पॉलिसी को लागू किया और हमारे सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग सेक्शन के लोगों के लिए इन पॉलिसी का मतलब क्या था। और ये पॉलिसी प्रोग्राम्स जो ब्रिटिश राज के द्वारा लाए गए, इस चीज़ ने एक इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदला, इस चीज़ को भी हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। स्टेट के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉ बनाए गए, उसका लोगों पे काफ़ी अलग अलग प्रकार का कॉन्सिक्वेंस और इफ़ेक्ट पड़ा। ये लॉज काफ़ी हद तक इस चीज़ को डिटरमाइन किया करते थे कि कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब, कौन नए ज़मीन को खरीद पाएगा और किसके पास जो अभी ज़मीन है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे वो खेती कर रहे हैं, वो ज़मीन उनके हाथों से चली जाएगी। ये लॉज इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, डिटरमाइन करती थी। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत होगी तो वो किसके पास जाएंगे, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। जो लोग थे वो केवल ब्रिटिश राज के सब्जेक्ट नहीं थे, गुलाम नहीं थे, बल्कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉ बनाए गए और जो लॉ एक्सिक्यूट किए गए, उन लॉज को लोगों ने ऐसे ही मान नहीं लिया, बल्कि कभी कभी अगर वो लॉ अनजस्ट होते हैं, अत्याचारी होते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, तो लोग उसके खिलाफ विरोध करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जा सके और वो जस्ट लॉ बना सके। इस तरीके से लोगों ने इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया कि किस तरीके से देश में लॉ ऑपरेट करेगा, और इससे लॉ का कॉन्सिक्वेंस जो उनकी लाइफ पे पड़ता है, उसको उन लोगों ने काफ़ी मॉडिफाई करने की कोशिश करी। एजिटेशन कर कर, डिमॉन्स्ट्रेशन कर कर, अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध कर कर, विद्रोह कर कर। हम यहाँ पे इस चीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें लोगों के बारे में, कंट्री साइड के इतिहास के बारे में मालूम चलता है। और जब एक हिस्टोरियन इन सोर्सेज को स्टडी करता है, तो इंटरप्रेट करने के दौरान, उसको समझने के दौरान हिस्टोरियंस को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखेंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्वे जनरल्स और अकाउंट्स जो सर्वेयर के द्वारा लिखे गए, ट्रेवलर्स के द्वारा लिखे गए। इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई, तो इंक्वायरी कमीशन ने भी बहुत से रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बनाए। तो उन रिपोर्ट्स को, सर्विस को स्टडी कर कर हम कंट्री साइड में ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट को समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। हम जानते हैं कि कॉलोनियल रूल सबसे पहले बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे ही अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कोशिश करी कि वो रूरल सोसाइटी को रीऑर्डर करेंगे, सिविलाइज करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों का ये मानना था कि हम लोग तो सुपीरियर रेस हैं, ओरिएंटल वर्ल्ड, ईस्टर्न वर्ल्ड एक इन्फेरियर रेस का रीजन है, इंडियंस जंगली हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, कोई मैनर नहीं है। तो उनका एक ड्रीम था कि वो गांव को, लोगों को सिविलाइज करें, उन्हें रीऑर्डर करें। और हम यहाँ पे ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में कैसे उन्होंने लैंड राइट्स के नए रूल को शुरू किया, नए रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती के सालों में
बंगाल में क्या हुआ, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलोनियल रूल सबसे पहले बंगाल में इस्टाब्लिश हुआ। एन ऑक्शन इन वर्धमान 1796 में, सॉरी 1797 में वर्धमान में एक ऑक्शन होता है, नीलामी होती है। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट था, काफ़ी लोग यहाँ पे आए। राजा जो थे, वर्धमान के जो राजा थे, उनके पास काफ़ी इस्टेट्स थे, महल्स थे, ज़मीन थे, गांव थे, उसको बेचा जा रहा था। आखिर राजा की स्टेट्स को, प्रॉपर्टी को क्यों बेचा जा रहा था, सवाल ये खड़ा होता है। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में 1793 को लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया और ये कहा कि हर जमींदार को इतना रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, और वो जमींदार जो रेवेन्यू जो फिक्स किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा, वो अगर पे नहीं कर पाते हैं तो रेवेन्यू को रिकवर करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी ज़मींदारी को ऑक्शन किया जाएगा, नीलामी किया जाएगा, बेचा जाएगा, ताकि उनसे रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। राजा के पास काफ़ी ज़्यादा बकाया था, राजा को जितना रेवेन्यू पे करना था वो उतना रेवेन्यू पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी एस्टेट को ऑक्शन के लिए रखा गया। उस ऑक्शन में बहुत से खरीदार आए, उनकी ज़मींदारी को, उनकी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बहुत से लोग आए, और स्टेट को उसी इंसान को बेचा जाएगा जो उसकी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा। हाईएस्ट बिडर को वो स्टेट बेच दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, लेकिन कलेक्टर को जल्द ही ये मालूम चला कि इस कहानी में तो एक काफ़ी अजीबो-गरीब मोड़ है, एक काफ़ी स्ट्रेंज ट्विस्ट है। बहुत से खरीदार जो कि इस ऑक्शन में आए थे, वो राजा के ही एजेंट थे, राजा के ही नौकर थे। राजा ने अपने नौकरों को कहा कि तुम सूट वूट पहन के ऑक्शन में जाओ और जो प्रॉपर्टी, जो स्टेट बेचा जा रहा है उसको खरीद लो और हाईएस्ट बोली लगाओ, जिससे कि वो तुम्ही को मिले। अब इससे ये मालूम चला कि ये जो एजेंट थे, ये अपने मास्टर, अपने राजा की तरफ से उन्हीं के ज़मीन को खरीद रहे थे, और लगभग बंगाल में ऐसे 95% सेल फिक्सियस थे, काल्पनिक थे। मतलब ऐसे ही राजा के जो एजेंट थे, जो सर्वेंट थे, वो राजा की प्रॉपर्टी और ज़मींदारी को खरीद रहे थे। तो कलेक्टर को ये सब कुछ मालूम चलने लगा। राजा की स्टेट को पब्लिकली बेचा तो गया ऑक्शन में, लेकिन वो अभी भी उन्हीं की ज़मींदारी के कंट्रोल में था। अभी भी राजा राजा ही उस ज़मींदारी के मालिक थे, क्योंकि वो ज़मींदारी, वो स्टेट जिसको परचेसर ने खरीदा था, वो राजा के ही एजेंट और सर्वेंट थे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो राजा थे वो रेवेन्यू को पे क्यों नहीं कर पाए, और ये ऑक्शन में खरीदार कौन थे, और ये जो भी कहानी है ये हमें क्या बताती है कि उस समय ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल में, गांव के इलाकों में क्या हो रहा था। इस चीज़ की जानकारी हमें ये एक स्टोरी बताता है कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, एक रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया, और ये डिसाइड किया गया कि ज़मींदार उस रेवेन्यू को पे करेगा। अगर पे नहीं कर पाया तो उसके स्टेट को छीन लिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये मालूम चला कि इसके बावजूद वो स्टेट तो उसी ज़मींदार के हाथों में है, उसी ज़मींदार के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे हम अनपेड रेवेन्यू के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो वर्धमान राज का ये स्टेट जो था, जिसका ऑक्शन अंग्रेज़ों ने किया, ये एकमात्र ऐसा स्टेट नहीं था जिसे बेचा गया या ऑक्शन किया गया। 18वीं सेंचुरी के अंत आते आते ऐसे बहुत से स्टेट्स को बेचे गए। लगभग 75% जमींदारी जो पहले किसी और के हाथों में हुआ करती थी, वो अब किसी और को दे दी गई। मतलब 75% जमींदार बदल गए,
पहले कोई था, अब कोई और है। और ये परमानेंट सेटलमेंट के बाद हुआ। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ये उम्मीद करी कि बंगाल को जीतने के बाद वो जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स वो सुलझा पाएंगे अगर वो परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। 70s तक बंगाल के अंदर जो रूरल इकोनॉमी था वो काफ़ी बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। बार बार अकाल आ जाते, बाढ़ आ जाती, फूड शॉर्टेज हो जाता, वाटर शॉर्टेज हो जाता, या फिर एग्रीकल्चरल आउटपुट काफ़ी ज़्यादा कम होता, बारिश अच्छे से नहीं होती, फसलें बर्बाद हो जाती, अंग्रेज़ों के पास रेवेन्यू आ नहीं पाता, अंग्रेज़ों को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो अंग्रेज़ों को ये लगा, ऑफिशियल्स को ये लगा कि स्टेट के एग्रीकल्चर, ट्रेड, रेवेन्यू रिसोर्सेज को हमें बेहतर तरीके से डेवलप करने की ज़रूरत है और इसके लिए एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस इंडिया में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। उस समय की बात है, कॉलोनियल टाइम में इंडिया में ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे, प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज थे। तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए जिससे कि एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़े और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू और पैसा आ सके। ऐसा करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, उसके राइट्स को सिक्योर किया जाए, किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया जाए और हम जो रेवेन्यू की डिमांड करेंगे उसको परमानेंटली फिक्स कर दें। जैसे अगर हमने ये फिक्स कर दिया कि हर महीने एक किसान जिसका 1 हेक्टेयर ज़मीन है वो हमें 100 रुपया एज अ रेवेन्यू पे करेगा, या फिर वो हमें 10 किलो चावल पे करेगा एज अ रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया कि अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू डिमांड को परमानेंटली फिक्स कर दिया। कंपनी ने ये सोचा कि ऐसा कर कर उस करेंगे तो उनके पास रेवेन्यू का कॉन्टीन्यूअस फ्लो आता रहेगा, इंटरप्रेनर्स को इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ कि एक ऐसा फार्मर कम्युनिटी, रिच लैंड ओनर कम्युनिटी का इमरजेंस होगा जिनके पास पैसा होगा, इंटरप्राइज होगा, हर वो रिसोर्स होंगे जिससे कि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकेंगे। और अंग्रेज़ों ने, ऑफिशियल्स ने ये भी सोचा कि अगर वो किसानों को, ज़मींदारों को सपोर्ट करेंगे तो ये क्लास कंपनी की तरफ लॉयल होगी, वफादार होगी। यहाँ पे ऑफिशियल्स का ये सोचना था, मानना था कि वो अगर रेवेन्यू को फिक्स कर देते हैं तो उनके पास कॉन्टीन्यूअसली पैसा आता रहेगा और जब पैसा आता रहेगा तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट में। और क्योंकि किसानों के पास भी पैसा होगा, ज़मींदार के पास भी पैसा होगा, तो वो उस सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव कर सकें। और क्योंकि अंग्रेज़ उनको सपोर्ट करेंगे तो वो अंग्रेज़ की तरफ वफादार होंगे। अंग्रेज़ों ने ये सोचा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि एग्रीकल्चर को हमें इम्प्रूव करना है और फिक्स्ड रेवेन्यू को जो पे किया गया है वो पे करने का कॉन्ट्रैक्ट स्टेट किसको दे। तो ये प्रॉब्लम था कि हम कौन ऐसे इंडिविजुअल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। कंपनी के ऑफिशियल्स के बीच काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ को लेकर डिबेट और डिस्कशन हुआ और परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया जिसमें राजा और तालुकदार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि वो रेवेन्यू को गवर्नमेंट को पे करेंगे। किन से मांगकर? किसानों से मांगकर, नॉर्मल इंडिविजुअल से मांगकर। अब से राजा और तालुकदार को ज़मींदार कहा जाने लगा और उन्हें रेवेन्यू डिमांड को पे करना था जिसको अंग्रेज़ों ने परमानेंटली फिक्स कर दिया था। ज़मींदार एक गांव के अंदर लैंड ओनर नहीं था बल्कि वो एक स्टेट का रेवेन्यू कलेक्टर था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ज़मींदार है वो ज़मीन का मालिक नहीं है,
बल्कि स्टेट ने उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो गांव के या अपने ज़मींदारी अपने स्टेट में जितने भी गांव हैं उस गांव से लोगों से रेवेन्यू को कलेक्ट करें और उस रेवेन्यू को कलेक्ट कर कर वो रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को पे करें। एक ज़मींदार के पास बहुत से गांव होते थे, कभी कभी 400 गांव का मालिक एक ज़मींदार होता था। कंपनी कैलकुलेशंस में एक ज़मींदारी में जितने भी गांव थे वो एक रेवेन्यू स्टेट बनाता था। जैसे एक ज़मींदार के पास अगर 50 गांव हैं तो 50 गांव का एक ज़मींदारी स्टेट बनेगा और उस ज़मींदारी स्टेट में जितने भी गांव होंगे उस गांव से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाएगा और उस पूरे स्टेट के लिए कंपनी रेवेन्यू डिमांड को फिक्स करती थी और ज़मींदार से कॉन्ट्रैक्ट करती थी कि वो उस रेवेन्यू को पे करे। ज़मींदार अलग अलग गांव से रेंट को कलेक्ट करता था और उस रेवेन्यू को कंपनी को पे करता था और ज़मींदार ने जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया और जितना रेवेन्यू को ब्रिटिशर्स ने फिक्स किया था, दोनों के बीच का डिफरेंस ज़मींदार का इनकम होता है, ज़मींदार का प्रॉफिट होता है। जैसे ब्रिटिश राज ने फिक्स किया कि एक ज़मींदार को 5,000 रुपया एज अ रेवेन्यू गवर्नमेंट को फिक्स करना है, लेकिन ज़मींदार ने रेवेन्यू को कलेक्ट किया तो रेवेन्यू कलेक्शन कुछ 10,000 रुपया हुआ, तो 5,000 रुपया वो ब्रिटिशर्स को पे करेगा और 5,000 रुपया अपने पास रख लेगा। वो 5,000 रुपया उसका इनकम हो गया, वो उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर ज़मींदार रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं कर पाया, अंग्रेज़ों ने जो रेवेन्यू फिक्स किया था उस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाया, तो उसकी स्टेट को ऑक्शन किया जाएगा, उसके स्टेट को बेच दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू फिक्स किया गया वो इतना हाई था कि ज़्यादातर ज़मींदार उस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाए और उनके स्टेट को, उनके ज़मींदारी को उनसे छीन लिया गया।